नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम किनारे प्रयागराज में चुनावी चर्चा लगातार जारी है। साधु संत से लेकर आम जन से लेकर बौद्धिक स्तर के शिक्षाविदों से लगातार रोजाना खबर का चुनावी चौपाल जारी है। ऐसे में रोजाना खबर लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि पूरब के मूड में क्या बसता है। प्रयागराज को पूरब की राजधानी और बौद्धिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में प्रयागराज में चुनावी चौपाल हो और शिक्षाविदों से बातचीत न हो, शिक्षाविदों की राय न हो, तो यह बेमानी है। रोजाना खबर ने प्रयागराज के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट सीपी शर्मा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सीपी शर्मा और राजनीतिक समीक्षक राजनाथ तिवारी, मैथमेटिक्स टीचर मनीष सिंह से ये जानने की कोशिश की कि आखिर प्रयागराज में शिक्षा को लेकर बीते एक दशक में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला। सरकारों ने प्रयागराज में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, क्या कमियां रह गई और कहां सुधार की जरूरत है। लगातार चुनाव के मूड में, चुनाव की परिचर्चा में और गंभीरता के साथ शिक्षाविदों ने प्रयागराज की धरती से, बौद्धिक राजधानी से वो बातें कही जो आपके लिए और हमारे लिए सुनना बेहद जरूरी है। तो आइए देखिए शिक्षाविदों की राय और उनके विचार कि चुनाव में और प्रयागराज में आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पश्चिम में जो शिक्षा का हब है मेरठ, क्रांति भूमि मेरठ से चुनावी चौपाल, चुनावी परिचर्चा के लिए हम बौद्धिक राजधानी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद हैं। लगातार हर तबके के लोगों से आपको रूबरू करवा रहे हैं ताकि चुनाव की परिचर्चा में एक सटीक जानकारी, सटीक विश्लेषण के साथ आपको मिल सके। अब हम आए हैं बौद्धिक राजधानी में बौद्धिक लोगों के पास। जी हाँ, शिक्षण बिरादरी से संबंध रखने वाले यहाँ पे मौजूद हैं जो कोचिंग क्लासेस के संचालक हैं, प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और नंगोलिया अपार्टमेंट जहाँ वो रहते हैं उनके भी प्रेसिडेंट हैं। लगातार 3 बड़े प्रोफाइल के साथ आपको ये पता चल गया होगा कि वो कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी विचारों से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी लेखनी से और अपने व्यवहार से। तो आज रोजाना खबर के चुनावी चौपाल प्रयागराज की धरती से नंगोलिया अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट कहे जाने वाले कोचिंग एसोसिएशन, प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीपी शर्मा क्लासेस जो आईआईटी और मेडिकल के कोचिंग कराने में यहाँ पे दिग्गज इंस्टीट्यूट है, उनके चेयरपर्सन सीपी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन तमाम राजनेताओं से अलग शिक्षण पृष्ठभूमि में जो प्रयागराज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, आखिर अब समय की रफ्तार में प्रयागराज कहाँ पे है। सर नमस्कार, रोजाना खबर में एक चीज बताइए, प्रयागराज बौद्धिक राजधानी कहा जाता है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल तबका बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, हर चीज़ को यहाँ डोमिनेट करते हैं, प्रभावित करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में बिहार और पूर्वांचल यूपी का ये मक्का मदीना माना जाता है। आपको क्या लगता है कि बीते 10 सालों में सरकारों ने यहाँ के शिक्षण व्यवस्था के लिए क्या किया और क्या होना चाहिए था? देखिए, शिक्षक जो यहाँ प्रयागराज की जो पृष्ठभूमि है, वैसे तो यहाँ सरस्वती हर व्यक्ति के कंठ में निवास करती है और इसमें सरकारों की भूमिका तो देखिए बाद में आती है। सबसे पहले यहाँ के जो रहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं शहर उत्तरी में रहता हूँ और ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो है बौद्धिक विचारों के जो लोग हैं वो सब यहाँ पे संगठित रूप से रहते हैं। इवन जब अभी यूपी का जो सीटों का डिक्लेरेशन हो रहा था तो ये सीट सबसे बाद में जो है डिक्लेयर की गई, क्योंकि इतना यहाँ पे रहता है, मंथन बहुत होता है, तो बाद में हुआ। यहाँ पे हर जो है तबके के लोग रहते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग रहते हैं और हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट आप इसमें आता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसमें आता है और आपका कुंभ का क्षेत्र है वो सब इसी में आता है। सारे जितने हमारे साधु महात्मा, ऋषि महात्मा, बड़े बड़े संत आते हैं, उनकी तपस्या से वो लोग जो यहाँ आते हैं वो इतना तप छोड़ जाते हैं, उर्वरक हो गई है। और केमिस्ट्री को लेकर हर चीज की केमिस्ट्री देखी जाती है। आपकी नज़र में चुनाव की केमिस्ट्री क्या है प्रयागराज में? देखिए, ऐसा है कि अभी हम जैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, अपनी सोसाइटी का भी अध्यक्ष हूँ, तो लोगों का मत ये है कि देखिए, जो राष्ट्र को बढ़ाने में पार्टी राष्ट्र को जो सर्वोपरि रखे उसको ही हम लोगों को, देखिए पर्सनल स्वार्थ देख के तो हम लोग मत का प्रयोग नहीं करेंगे। जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, हमारे देश के सम्मान को ना झुकने दे,
पूरे विश्व में जो है वो झंडा ऊपर हमारा कहने रहा है और रहे हमेशा, उसी पार्टी को जो है यहाँ के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों से हमारी बात हुई है। तो आपका इशारा हम समझ गए, जो समझ रहे हैं वही है क्या? हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी वर्तमान सरकार है वो बहुत विकास का कार्य कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, और हमारे जो लोकल विधायक हैं जो है हर्ष वाजपेयी जी, वो भी बड़ा विकास किए हैं। और यहाँ बाढ़ के जब आई थी शहर में, तो मेरे साथ में पर्सनली लग के हर्ष भाई ने जो है बड़ा काम किया। कोरोना में उनका ऑक्सीजन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जहाँ जहाँ हम लोगों ने उनको फ़ोन किया कि भाई हर्ष भाई यहाँ पे आपके ऑक्सीजन की कमी है, उस बंदे ने पहुँचवाया। तो देखिए जी हाँ, कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने वाले वो नेता, सभी संजीवनी उनको मिल रही है, चाहे वो मेरठ के अमित अग्रवाल हों या यहाँ के हर्ष वाजपेयी हों। एक सवाल और सीपी शर्मा जी से, क्योंकि ये शिक्षण पृष्ठ में जुड़े हैं, सर क्या लगता है जो कॉम्पिटिटिव बच्चे जो IIT और मेडिकल में जाने के लिए भी तैयारी करने आते हैं और कुछ UPSC और PCS में भी जाने के लिए, क्या इलाहाबाद की गरिमा बनी हुई है पहले के मुकाबले? देखिए, गरिमा तो बनी हुई है, गरिमा में कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा केवल ये है कि हम वर्तमान सरकार से, क्योंकि हम उसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, करते आए हैं, हमारा उनसे गुजारिश ये है कि अभी शिक्षा में और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो मैंने उनसे भी यही प्रश्न किया था कि जो शिक्षा में जो टैक्स जो इतने ज़्यादा लगाए जा रहे हैं उनको कम करना चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं वो इतने गरीब होते हैं, अपनी फीस नहीं देने में सक्षम होते हैं। वो जो उन पर 18% GST लगाया गया उसको कम करना चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगा अपनी सरकार से कि उस टैक्स को कम करिए, क्योंकि बच्चों पे शिक्षा के क्षेत्र में आप कहीं टैक्स लगाइए, सब चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ने का अधिकार जो है उनसे नहीं छीनना चाहिए। हर बच्चा, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके पास में पैसा नहीं तो पढ़ेगा नहीं। हम कितने बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी केवल एक अकेले हमारी नहीं है, ये केवल कोचिंग वालों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा में जो टैक्स लगाए गए हैं उसको कम करें, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है हमारी गवर्नमेंट। बिल्कुल, शिक्षा और चिकित्सा में हमें काम करने की जरूरत है। लगातार चुनाव पे हम मत ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट से वो दूर हो जाते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कमाई और भी जगह से की जा सकती है। अगर हम एजुकेशन से 18% GST को कम कर दें। सर एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में GST का जो 18% का मामला है, अगर तमाम चीज़ों को हम काउंट करें तो प्रयागराज के डेवलपमेंट को आप किस पैमाने पर खड़ा पाते हैं? देखिए, प्रयागराज में तो डेवलपमेंट हुआ है, और उसका कारण ये भी है कि यहाँ पे जो है हर साल माघ मेला लगता है, 6 साल में अर्धकुंभ लगता है, 12 साल में यहाँ पे महाकुंभ लगता है। तो प्रयागराज इस क्षेत्र का तो विकास होना स्वाभाविक है ही, ये तो कोई भी गवर्नमेंट होगी तो विकास तो होगा, है, विकास हो भी रहा है, हमारी ये सरकार भी कर रही है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो हम सरकार से जो बात करना चाहते हैं, वो सरकार से केवल हम उनका ध्यान, केवल अपने पूरी सरकार का ध्यान, सेंट्रल जो हमारी है केंद्र सरकार, उसका भी मैं ध्यान इस ओर आकर्षित जरूर करना चाहता हूँ कि देखिए, छोटे तबके के लोगों को गवर्नमेंट हेल्प कर दे रही है कि उनको अनाज दे रही है, उनको उनके अकाउंट में पैसे भेज दे रही है। बड़े लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं, लेकिन जो पिसता है वो मध्यम वर्ग पिसता है। तो मध्यम वर्ग के लिए भी बहुत ध्यान देने की, हर बार बजट में लोग बेचारे उम्मीद करते हैं कि कुछ आएगा, और देखा कि वो ढाक के 3 पात रहता है, उनके लिए कुछ नहीं आता है। तो जो कि वास्तव में जिसका ऐसा नहीं कि केवल कोरोना अफेक्ट पुअर फैमिली को ही किया है, मध्यम वर्ग को भी इतना ही वो जो है अफेक्ट किया है। और ये ध्यान देने की जरूरत है कि भाई आप यदि कोई योजना लेके आते हो तो उसको मध्यम वर्ग को भी आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए। जी हाँ, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली वो फैमिली है जो भूखे रहना सोना पसंद करते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। चुनाव पे चर्चा हमारी जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। अधिक राजधानी प्रयागराज से जो संगम की नगरी है, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यमुना नदी और गंगा नदी हमें साक्षात दिखती हैं, संगम सरस्वती के रूप में यहाँ के बौद्धिक लोगों में विराजमान है। तो लगातार चुनावी चौपाल में बौद्धिकता की हम बातें कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजनाथ तिवारी। तिवारी जी, एक चीज़ बताइए, प्रयागराज जिस तरीके से सरस्वती यहाँ पे हैं, और हमने अभी पहले सीपी शर्मा सर जी को भी सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों के अंदर बौद्धिकता जन्मजात है, आप क्या चुनाव में महसूस करते हैं कि सरकार के हिसाब से केंद्र में अस्थायी सरकार है, 5 साल उत्तर प्रदेश में अस्थायी सरकार रही, आप डेवलपमेंट से खुश हैं और क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की, ये किसी एक सरकार के को उस पर नहीं दे दिया जाना चाहिए।
जैसे पहले मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली सरकारों ने दिया, जैसे मान लीजिए 2 लेन की सड़क है, तो अब दूसरी सरकार अगर आई तो उसने 2 लेन और जोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि 2 लेन अगर ना होता तो 2 लेन दूसरी सरकार जोड़ देती तो उसका डेवलपमेंट मान लिया जाए और 2 लेन्स वालों को डेवलपमेंट न माना जाए। जो विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली सरकारों ने भी डेवलप किया, हम इस पर किसी तरह से हम उंगली नहीं उठाते। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये डेवलपमेंट होते ही ऐसे ही हैं कि हमारी जेब से जितना पैसा टैक्स के रूप में वसूला जाएगा वो डेवलपमेंट के रूप में देश में आएगा। पहले की सरकारों में ये जीएसटी जैसा कि शर्मा जी ने भी बताया, उस समय 12%, 4% के रूप में लिया जाता था। तो उस समय सरकार के पास जब आय कम होते थे तो डेवलपमेंट का रेशियो उतना ही रहता था। आज 18% जीएसटी पर एक गरीब आदमी भी कुछ से भी टैक्स लिया जा रहा है। यदि उसने मार्केट में जाकर के कोई भी सामान खरीद रहा है, खाने की सभी सामान खरीद रहा है, तो वो भी जीएसटी दे रहा है। कहने का मतलब कि आज टैक्सेशन के दायरे में भारत का हर नागरिक है, चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या अमीर हो। यदि उससे पैसे वसूले गए तो निश्चित तौर पर वह डेवलपमेंट के रूप में ही सामने आएगा, स्वाभाविक सी बात है। और वो डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के बाद आज सरकार बाय द पीपुल फॉर द पीपुल है। यदि आपने डेवलपमेंट हमसे एक बार लेके कर दिया तो मेरा शिकायत इस बात की है सरकार से कि जिस तरह से टोल टैक्स के रूप में सरकार ने दुगने तिगुने दाम आम लोगों से वसूल रही है, इसका जो दुष्प्रभाव है वह हमारी जेब को पर और भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, टोल टैक्स जिस तरीके से वो कहते हैं पीपीपी मॉडल से सड़कें बन रही हैं और उस पर टोल की व्यवस्था है सरकार के पास। यह है कि सरकार के राजस्व में कुछ पैसे आ भी रहे हैं, लिहाजा डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्या प्रयागराज की हम बात करें तो क्या प्रयागराज यूनिवर्सिटीज़ का एक हब है, यहाँ पर 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे एजुकेशन के मामले में यहाँ पे बहुत पहले से सैकड़ों सालों से यहाँ पे एजुकेशन का एक मक्का कहा जाता है। आपकी नज़र में 2 चीज़ें 3 चीज़ें वो होनी चाहिए थी, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट यहाँ नज़र आती है आपको? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में हमने ये देखा कि वास्तविक विकास आम लोगों का होना चाहिए। सिर्फ सड़कें बना देना या बिल्डिंग्स खड़ी कर देना ये कोई विकास नहीं। भाजपा सरकार ने बहुत से मेडिकल कॉलेजेस बनाए, उनको मान्यता दिया, बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी बनाए, लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या बिगड़ा है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए उसका अपना एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ही इंफ्रास्ट्रक्चर मान लिया और सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर खड़ा करके मेडिकल कॉलेज या अन्य तरह के का रूप दे दिया। तो बिल्डिंग खड़ी करके उसमें एडमिशन्स भी स्टार्ट कर दिए। न प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, न उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल बिल्डिंग्स बना करके और यह दिखा देना कि हाँ हम लोगों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, ये मुझे सिर्फ एक चुनावी और सस्ती लोकप्रियता से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के सरकार के कई पैमाने पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है जिससे आम जनता को राहत मिल सके। चुनावी चौपाल में लगातार बौद्धिक लोगों से हमारी बातचीत जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। रूप धारण करता जा रहा है, तमाम इंस्टीट्यूट आ गए हैं, उसमें एजुकेशन को आप कहाँ पाते हैं? नहीं, एजुकेशन सही दिशा में जा रहा है और एजुकेशन में बदलाव से ज़्यादा ज़रूरत जहाँ तक मुझे लगता है सर, ये हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में खड़े हैं और इसकी गरिमा एजुकेशन से ही थी। और क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे शांति थी। पढ़ाई में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो शांति की। आज से कुछ साल पहले 15-20 साल पहले यही प्रयागराज पे पढ़ने के लिए लोग ललायित रहते थे और आज माहौल बदल चुका था। फिर कुछ अच्छा माहौल बना, कुछ ऐसे प्रशासनिक सुधार हुए जो यहाँ के बच्चों को फिर अपने जिनके लिए इनकी पहचान थी उस दिशा में ले जा रहे हैं। और इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा क्योंकि सरकार ने पढ़ाई का मूल मंत्र शांति है और एक माहौल है। प्रयागराज में ये माहौल था, आदिकाल से था, बीच में गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाया गया हमारे देश में। छात्र आंदोलन से जोड़ रहे हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ।
मैं जोड़ रहा हूँ एक माहौल से, प्रशासनिक माहौल से जोड़ना चाहता हूँ। प्रशासन ने ही सोसाइटी में एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि मेरा विकास किससे होना चाहिए। उनका विकास, देश का विकास बच्चों से हो सकता है और बच्चों का विकास पढ़ाई से हो सकता है। बाकी किसी भी चीज़ से किसी भी देश का माहौल बदला है, उसको लेकर आप एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट को मानते हैं? हाँ, ये मानते हैं। डेवलपमेंट मेरे एजुकेशन के क्षेत्र में शुरू से रहा, ऐसा नहीं है एजुकेशन पटरी पर लाया गया। हाँ, वो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, सरकार की वजह से गड़बड़ हुआ और इधर कुछ सालों में फिर वो माहौल मिला कि हम आगे विकास कर सकते हैं एजुकेशन से। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बदलाव, वोट की तमाम चीज़ों की बात हो रही है, उस बीच बौद्धिक राजधानी से हम आपको रूबरू करवाए उन बौद्धिक लोगों के लिए और बौद्धिक लोगों से कि आपने जिस तरीके से प्रयागराज को सोचा है, अपनी जेहन में बैठाया है, उसमें तनिक भी बदलाव नहीं है। अगर बदलाव चाहते हैं तो बोलना तो पड़ेगा। नमस्कार।